हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। आज हम लोग फिर से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बीएससी सेकेंड ईयर का मैथ्स को लेकर आए हैं। ठीक है, पिछला वीडियो जो आया था वो फिजिक्स सेक्शन का था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर अभी तक आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसे जाकर कंप्लीट कीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में होगा। ठीक है, आज जो हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर से जो हमेशा जो यही पोर्शन आप लोगों को क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, ये मैं लॉन्ग क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से लाया हूँ और ये है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टॉपिक का नाम है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मतलब ये कि आप लोग को मैट्रिक्स दिए रहेंगे, उसमें आप लोग को रैंक फाइंड करना है और ये 15 मार्क्स के क्वेश्चंस के। ठीक है, इस जब भी रैंक और निकालने के लिए उसमें एक दो क्वेश्चंस और रहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जब भी रैंक निकालने के लिए आएगा मैट्रिक्स के, तो ये 15 मार्क्स के क्वेश्चंस में रहेंगे। ठीक है, जब भी 15 मार्क्स के क्वेश्चंस अगर इस चैप्टर से रहते हैं मैट्रिक्स से, तो वह रैंक से ही आएंगे। ठीक है, अगर मैट्रिक्स से कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, मतलब 1 मार्क्स क्वेश्चन, तो उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में किसी के डेफिनेशन या किसी का एग्जांपल्स पूछेगा। ठीक है, उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। आज हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करने आए हैं। आज हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करने आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी मेहनत लग रही है ताकि आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो सके। एग्जाम नजदीक है तो आप लोगों की पढ़ाई हो सके। ठीक है, क्योंकि जी पेपर वाले जिनका भी जी पेपर मैथ होता है या फिर फिजिक्स होता है, वो एग्जाम के टाइम ही पढ़ाई शुरू करते हैं। जी पेपर सभी लोग कोर पेपर तो पढ़ते हैं, लेकिन जी पेपर एग्जाम के टाइम में पढ़ाई शुरू होती है। तो आइए हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रैंक होता क्या है, मैट्रिक्स का रैंक होता क्या है, और रैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्टिव भी आ जाए, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो रैंक्स का कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि रैंक होता क्या है। तो रैंक आप लोगों को क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स मैं क्या लिखा हूं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। ठीक है, नॉन जीरो रो इन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है अभी मैं बात करूंगा। तो कोई भी मैट्रिक्स का अगर वो इक्विवेलेंट फॉर्म में उसको हम लोग चेंज कर दिए, ठीक है, इक्विवेलेंट फॉर्म में अगर हम लोग उसको चेंज कर दिए तो उसमें जितना भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होगा, ठीक है, अगर मैं मैट्रिक्स का बात करूं, ठीक है, अगर मैं मैट्रिक्स का बात करूं तो ए बी सी और डी, तो ये जो ऐसे होता है ये रो होते हैं, और ये जो हम लोग ये होता है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, ये हम लोग का रो होता है। ठीक है, तो ये अगर इसका मैं ऑर्डर का बात करूं, ठीक है, इसका मैं ऑर्डर का बात करूं तो पहले रो होती है, तो इसमें 2 रो थी और इसमें कॉलम भी 2 है, तो ये 2 into 2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, इसलिए हम लोग इस पर ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। ये क्या था, इसमें ये जब हम लोग ऐसे बात करते हैं रो होता है, ये रो है और ये हम लोग कॉलम है। ठीक है, कॉलम। तो अगर मैं इसका ऑर्डर का बात करूं तो पहले रो की नंबर लिखी जाती है, फिर इनटू या फिर क्रॉस कॉलम के नंबर लिखी जाती है। ठीक है, तो 2 into 2 का ये एक मैट्रिक्स था। क्लियर है, ये बहुत बेसिक है। ठीक, तो अगर कोई इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, और उसमें क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जितना होगा, ठीक है, उसमें जितना भी रो की संख्या जिसमें नॉन जीरो है, ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा जीरो नहीं है, तो उस जितना भी रो होगा वही रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जब मैं एग्जांपल दूंगा तो वहां पर आपको समझ में आएगा, यहां बस मैं समझा रहा हूं। ठीक है, इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर सेकंड, अगर मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, रैंक का प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करूं, ठीक है, यहां पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी। ठीक है, रैंक के प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, कुछ रैंक का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो रैंक क्या होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसमें हम लोग क्या किए हैं, रो को इंटरचेंज किए हैं या फिर कॉलम को इंटरचेंज किए हैं। ठीक है, इफ वी क्या है, इफ वी इंटरचेंज द रो ऑफ मैट्रिक्स, if we interchange the row of matrix
क्या होगा, रैंक डज नॉट अफेक्ट, रैंक डज नॉट चेंज, रैंक डज नॉट चेंज। ठीक है, ये मैं क्या लिखा, ये एक प्रॉपर्टी, इससे क्या होगा, 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आएंगे या फिर जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका यूज होता है। ये मैं क्या लिखा हूं कि जब भी हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के रो को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, तो उसके रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका रैंक चेंज नहीं होगा। एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 और 4 5, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसमें कितने रो है, 2 रो है। ठीक, तो अगर मैं इस रो को ऊपर लिख देता हूं, अगर मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूं रो को, ठीक, तो अगर मैं इसका रो को इंटरचेंज करूं, लिखूं 4 5 2 एंड 3, तो इसका जो रैंक होगा वही रैंक इसका होगा। इसके रो को हम लोग इंटरचेंज कर दिए, ये जो R2 था इसको हम लोग R1 में कर दिए। ठीक, तो इसके रो को हम लोग इंटरचेंज कर दिए, लेकिन इसके रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका रैंक चेंज नहीं होगा। ठीक है, यही बात ये सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है। ठीक है, तो रैंक का प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स का, ठीक है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का अगर रो चेंज कर देता हूं, रो को इंटरचेंज कर देते हैं, तो उसके रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये अपना, और आपका सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वह क्या होगा, पहले वाले मैट्रिक्स के बराबर होगा। जैसे क्या होगा, रैंक ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है, रैंक ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स rank of transpose of matrix will be same as that of original। ठीक है, as that of original। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी, और यहाँ से एक 1 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसमें जोर दे रहा हूँ, वरना डायरेक्ट मैं रैंक फाइंड करने के लिए बता देता। ठीक है, मैं जल्दी इस पर आ रहा हूँ। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसके ट्रांसपोज को हम लोग निकालते हैं, ठीक है, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को निकालते हैं, तो पहले वाला मैट्रिक्स का, ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो रैंक होगा, ट्रांसपोज का जो रैंक होगा, दोनों का सेम होगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल वाइज समझेंगे, इसको एग्जाम्पल एक समझते हैं। मैं क्या लिखा हूं, मैं लिखा हूं कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक, उसका रैंक फाइंड किए, जो भी रैंक आएगा, अब उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे, और वो जो ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स बना है उसका जो रैंक निकालेंगे, दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं तो पता है ना, ट्रांसपोज निकालने का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में चेंज करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज का बात करें तो क्या हो जाएगा, ये जो रो था, ये जो रो 1 2 या कॉलम बन जाएगा, ये जो रो था ये आपका कॉलम बन जाएगा। ठीक है, यह जो रो था ये कॉलम बन जाएगा, ये जो है इसका ट्रांसपोज है, अगर ये ए था तो ये आपका ए डैश हो जाएगा। ठीक है, या फिर a टू द पावर t एंड ट्रांसपोज। तो ये सेकंड पॉइंट का मतलब क्या था, सेकंड पॉइंट का मतलब ये था कि इसका जो रैंक होगा और इसका जो रैंक होगा, यह दोनों सेम होगा। मतलब ये अगर किसी मैट्रिक्स के का रैंक और उसके ट्रांसपोज का रैंक हमेशा इक्वल होती है, यही रैंक था। ठीक है, एंड नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग बात करेंगे कि इक्विवेलेंट फॉर्म होता क्या है। जब तक आप लोग इक्विवेलेंट फॉर्म को समझेंगे नहीं, तब तक आप रैंक का मतलब नहीं समझेंगे। ठीक है, तो रैंक को समझने के लिए हम लोग इक्विवेलेंट फॉर्म को जानना बहुत ही जरूरी है, और अभी हम लोग समझेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म के बारे में। ठीक है, अगर साथ में नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर सिर्फ देखकर आपको लग रहा है कि एग्जाम में लिख देंगे तो आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो आप लोग साथ में नोट भी करते चलिए। तभी हम लोग सबसे पहले इक्विवेलेंट फॉर्म के बारे में जानने जा रहे हैं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया, फिर समझिए कि आप लोग को रैंक निकालना आ गया। ठीक, इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक, कोई भी मैट्रिक्स है, उसका हर एक रो, देखिए मैं समझाता हूं, जैसे ये 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और यहां पर हम लोग कहते हैं 0 4 5 0 0 6,
एक ये एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल हम लोग इक्वल फॉर्म को समझेंगे। दूसरा एग्जांपल क्या है, 1 2 3 4 0 5 4 6 0 0 3 2 0 0 0 5। अब हम लोग यहां से समझेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म को। व्हाट इज इक्विवेलेंट फॉर्म? अगर ये समझ में आ गया, रैंक समझ में आ गया आप लोगों का, ठीक है। इक्विवेलेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए, कोई भी रो को स्टार्टिंग से लीजिए जहां से वो एंट्री शुरू हुई है, तो यहां से शुरू हुई है, ठीक। तो जो भी रो का जो स्टार्टिंग वाला नंबर है वह नॉन उसके जो बाद का है, ठीक है, वह जीरो होना चाहिए और उसके ऊपर वाला नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे देखिए यह जीरो है, इसके ऊपर वाला नॉन जीरो है, ये ठीक है। अब उसके बाद सेकंड रो में हम लोग चलते हैं। सेकंड रो के बाद जैसे अब ये देखिए ये नॉन जीरो है और इसके नीचे वाला जीरो है, ठीक है। ये नॉन जीरो था, इसके नीचे वाला जीरो था, ये नॉन जीरो है, इसके नीचे वाला जीरो है। तो अगर इस फॉर्म में कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक, अब इसके बाद तो कोई रो ही नहीं है कि इसके नीचे वाला को हम लोग जीरो करें, ठीक। तो इसलिए हम लोग ये जो फॉर्म है इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक। तो अगर इसमें, अब मैं क्या बोला था, व्हाट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो इसमें तो कोई नॉन जीरो, इसमें कोई आप लोग को नॉन जीरो मैट्रिक्स दिख रहा है? देखिए, तो ये पूरा का पूरा क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। 2 ही जीरो है, एक तो नॉन जीरो है, तो ये पूरा नॉन जीरो रो हो गया, ठीक। इसमें देखिए एक ही जीरो है, 2 तो नॉन जीरो है, तो ये नॉन जीरो क्या हो गया, रो हो गया। इसमें तो एक भी जीरो नहीं है, तो ये पूरा का पूरा नॉन जीरो रो है। तो ये नॉन जीरो रो 1 है, नॉन जीरो रो 2, नॉन जीरो रो 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में तो चेंज कर दिए, अब इसमें नॉन जीरो रो कितना है, तो 1 2 3, मतलब कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 3 होगा। इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 3 होगा। मैं बहुत आसानी से बता दें, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग पहले से ही इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख चुके हैं, इसको हम लोग पहले से इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख चुके हैं। और ये जब इक्विवेलेंट फॉर्म में है तो इसका मैट्रिक्स निकालना, इसका रैंक निकालना बहुत आसान है, ठीक है। अगर कोई पहले से इक्विवेलेंट फॉर्म में है तो उसमें आप लोग नॉन जीरो रो को काउंट कर लीजिए, दैट विल बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक। तो इसमें नॉन जीरो रो कितना है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है। तो यह क्या हो गया आप लोगों का, यह हो जाएगा 1 2 3, 3 विल बी द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक। अगर हम लोग इसमें समझे, ये देखिए यहाँ पर जीरो है, इस रो में जीरो है, इसके ऊपर वाला नॉन जीरो होना चाहिए, देखिए नॉन जीरो है। इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद ये रो है, तो इसमें नॉन जीरो, यहाँ पर जीरो है, ठीक, जीरो, इसके ऊपर वाला क्या हो जाए, नॉन जीरो होना चाहिए, देखिए नॉन जीरो है, ये देखिए फिर ये जीरो है, इसके ऊपर वाला नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो है। तो इससे यह क्या है, एक इक्विवेलेंट फॉर्म है, दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। और इसमें जितना भी नॉन जीरो, इसमें जितना भी नॉन जीरो फॉर्म होगा, जितना भी नॉन जीरो रो होगा, दैट विल बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक। तो चलिए इसमें हम काउंट करते हैं, इसमें कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है, देखिए ये तो पूरा का पूरा नॉन जीरो है। जीरो रो का मतलब क्या है कि उस रो में सारा जो डिजिट है वो सब का सब जीरो होना चाहिए। जीरो रो का मतलब क्या, कि जिस रो का हम लोग बात कर रहे हैं उस रो में सारा का सारा डिजिट जीरो होना चाहिए, तब वो जीरो रो होगा, ठीक। तो इसमें तो कोई ऐसा रो ही नहीं है जिसमें सारा का सारा डिजिट जीरो है। अगर मैं इस रो का बात करूं, इसमें तीन डिजिट तो जीरो है, लेकिन चौथा जो है यह नॉन जीरो है, तो ये भी रो क्या आ जाएगा, नॉन जीरो के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा, हम लोग क्या रैंक का पढ़े थे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्विवेलेंट फॉर्म। तो इक्विवेलेंट फॉर्म है और इसमें कितना नंबर ऑफ नॉन जीरो है, तो 1 2 3 4, मींस कि इस मैट्रिक्स का जो नॉन जीरो हो, इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 4 होगा। इसमें इस मैट्रिक्स का रैंक होगा, इसमें क्या होगा, 3 होगा। मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको, आप अभी समझ में आ जाएगा। 1 2 3 0 1 2 और 0 2 2 और यहाँ पे 0 0 0। अब देखिए अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें रैंक क्या है, ठीक है, इसमें रैंक क्या है, तो सबसे पहले आप लोग चेक करिए कि क्या इक्विवेलेंट फॉर्म में है। तो देखिए तो ये जीरो है, इससे ऊपर पहले वो नॉन जीरो है, यह जीरो है, इससे पहले ऊपर है, इसका मतलब कि यह क्या है, ये इक्विवेलेंट फॉर्म में है, ठीक। अब हम लोग चेक करेंगे क्या इक्विवेलेंट फॉर्म में नॉन जीरो रो कितना है। तो आप लोग इस रो को चेक करिए, इसमें नॉन जीरो रो है, तो हाँ है, इसमें तो कोई भी जीरो नहीं है, तो ये नॉन जीरो रो है। इसमें चेक करेंगे नॉन जीरो रो है, तो ये 0 2 2। तो नॉन जीरो रो का मतलब क्या, कि सारा का सारा जो कोई इसमें से कोई भी एटलीस्ट एक डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो रो का मतलब क्या होता है, नॉन जीरो रो का मतलब क्या होता है, नॉन जीरो रो का मतलब होता है एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 डिजिट शुड बी
नॉन जीरो, वन डिजिट या फिर वन नंबर, ठीक है ना, वन नंबर, ठीक है, वन नंबर शुड बी नॉन जीरो, ठीक है। अगर वो तीनों का तीनों नंबर नॉन जीरो है तब तो वो नॉन जीरो होगा ही होगा, लेकिन एटलीस्ट कोई एक नंबर भी उस रो में नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, तो वो पूरा का पूरा रो जो है नॉन जीरो के रो की तरह कंसीडर होगा। क्लियर है नंबर, ठीक। तो इसमें तीनों जो नंबर है यह क्या है, ये इसमें तीनों नंबर क्या है, नॉन जीरो है, तो ये तो नॉन जीरो रो है। इसमें दो नंबर नॉन जीरो है तो ये भी नॉन जीरो रो है, लेकिन इसमें कोई नंबर, इस रो में कोई भी नंबर जो है नॉन जीरो नहीं है, ठीक है। तो ये आपका नॉन जीरो रो नहीं है, तो इस मैट्रिक्स में नॉन जीरो कितना हुआ, एक, और एक ये दो, मतलब ये कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वह 2 होगा। क्यों 2 होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो इसमें तो नॉन जीरो रो तो 2 ही है, इक्लोन फॉर्म में तो है, लेकिन नॉन जीरो रो कितना है, 2 है, इसीलिए इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, 2 होगा। इसमें नॉन जीरो रो कितना है, एक, तीनों का तीनों नॉन जीरो रो है, इसमें 3 होगा रैंक। इसमें नॉन जीरो रो, तो ये इक्वल फॉर्म में है कि नॉन जीरो तो सब है, ठीक है। सब कैसे है, इसमें आप लोग देख लीजिए 3 तो जीरो है, लेकिन एक नंबर क्या है, नॉन जीरो, इसीलिए जो रो होगा ये पूरा का पूरा नॉन जीरो रो होगा, सो इट विल बी कंसीडर एज अ नॉन जीरो रो, ठीक। तो A1 2 3 4 ये सब का सब रो क्या है, नॉन जीरो है, इसीलिए इसका रैंक हो जाएगा 4, ठीक है। जहां तक मैं क्या आशा कर रहा हूं कि आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया। अभी तक मैं बस समझा रहा था कि रैंक को फाइंड कैसे करते हैं, ठीक। रैंक को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको दिए गए मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में चेंज करना होगा, ठीक है। दिए गए मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में चेंज करना होगा, और वो कन्वर्ट करने के बाद आपको देखना होगा कि उसमें कितना जो रो है वह नॉन जीरो है, ठीक। जितना रो नॉन जीरो होगा उसको उतना हम लोग का रैंक हो जाएगा, ठीक। और नॉन जीरो का मतलब क्या होता है कि उस रो में कोई भी एक नंबर, एटलीस्ट एक नंबर, कम से कम, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक नंबर जो है वह नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब कि सारा का सारा अगर जीरो है, जैसे यहाँ पर इसमें देखिएगा सारा का सारा जीरो है, तो इसको ये हम लोग का नॉन जीरो नहीं है, लेकिन ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, 1 और 2, सो द 2 विल बी द मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। 2 विल बी द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक, कंप्लीट है। तो यहां से आप लोग का रैंक ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब हम लोग क्वेश्चंस बनाकर समझेंगे कि कैसे रैंक फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इक्लोन फॉर्म भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इक्लोन फॉर्म भी समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अभी हम लोग इक्लोन फॉर्म समझ में आ गया, अभी एक और छोटा सा पॉइंट को समझने जा रहे हैं, और वह क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्स में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस मैं खुद देखा हूं, उसमें भी पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक। एक नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग कोई 3x3 का मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं, कि अगर कोई मैट्रिक्स आप लोग बनाने जा रहे हैं जिसका ऑर्डर क्या है, 3x3 है, ठीक, 3x3 है, तो उसमें कोई भी 2x2 का एक मैट्रिक्स, माइनर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। मैं क्या बोला हूं, देखिए ये मैट्रिक्स का हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो मतलब क्या कि यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 0, यह क्या है, नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि नॉर्मल फॉर्म है, ये कौन सा मैट्रिक, ये कितना रो का है, सॉरी कितना ऑर्डर का है, ये 3x3 ऑर्डर का है, ठीक, ये 3x3 ऑर्डर का है। 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में, 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में कोई भी एक माइनर, ये देखिए इसको हम लोग माइनर बोलते हैं, 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 देखिए 4 तरह का माइनर, ठीक है। इसको मैं फिर से मिटा कर आपको समझाऊंगा, ठीक। तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 0, यह क्या है, ये नॉर्मल फॉर्म है, ठीक। तो अगर 3x3 मैट्रिक्स में, 3x3 मैट्रिक्स में कोई भी एक, देखिए ये जो माइनर है, या 2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा वो आइडेंटिटी होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब जिसका क्या होगा, डायगोनल 1 होगा, लेकिन 2x2 का ये 1 नहीं होगा। अगर ये भी हम 1 करें तो ये 3x3 का आइडेंटिटी हो जाता, लेकिन वो जो 3 ऑर्डर वाले में 2 का होता है, अगर 4 ऑर्डर वाला रहता तो 3 का रहता, ठीक।
तो यहाँ एक कम हो जाता है। तो ये 3x3 ऑर्डर का पूरा मैट्रिक्स था। तो 3x3 ऑर्डर में कोई भी एक माइनर मैट्रिक्स जो होगा वो आइडेंटिटी होगा। स्टार्टिंग का जो क्या होगा, माइनर मैट्रिक्स जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, बाकी सब जीरो होगा। एक और एग्जांपल लेकर दिखाते हैं आपको, ठीक है। अगर मैं 4x4 का लेना चाहूँ तो ठीक, तो यहाँ पर 0 1 0 0, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0। देखिए, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0 0 0। ये जो मैं मैट्रिक्स लिया हूँ ये क्या है, 4x4 का मैट्रिक्स है, ठीक। तो 4x4 का मैट्रिक्स में कोई भी एक माइनर मैट्रिक्स जो 3x3 का होना चाहिए और वो आइडेंटिटी होना चाहिए। तो ये 4x4 का है, एक कम 3, तो 3x3। देखिए, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ से जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। और देखिए ये जो 3x3 का मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आप जानते हैं ना, कोई भी डायगोनल में 1 होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर, जिसका डायगोनल क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए इसका जो डायगोनल है ना, डायगोनल ये 1 होना चाहिए, डायगोनल 1 होना चाहिए, ठीक। तो ये देखिए, तो 4x4 मैट्रिक्स में अगर कोई 3x3 मैट्रिक्स का जो डायगोनल है अगर 1 है और बाकी सारा का सारा 0 है, तो यह क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है। यह क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है। क्लियर है, क्लियर। तो यहां से आप लोग का नॉर्मल फॉर्म का कांसेप्ट क्लियर होता है, और इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है। एक मैं छोटा सा और पॉइंट्स बताना चाहता हूं नलिटी के बारे में, ठीक है, नलिटी के बारे में, ठीक है। ये नलिटी क्या होता है, देखिए मैं समझाना चाहता हूं। यहां पर अगर 1 है 2 3 0, ठीक, ये एक एग्जांपल ये है, ठीक। नलिटी का मतलब क्या होता है, एक जीरो रो। नलिटी का मतलब क्या होता है, 0 रो। जिस रो में सारा के सारा नंबर अगर 0 है तो यह क्या है, नलिटी है। इस मैट्रिक्स में नलिटी कितना है, 1 है। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नलिटी कितना है, नंबर ऑफ नलिटी मतलब मान लीजिए ये 1 है, ये है मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ नलिटी ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी 1। मतलब नलिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ 0 रो, एक ऐसा रो जिसमें सारा का सारा नंबर अगर 0 है तो वह नलिटी में आता है, ठीक। और रैंक कितना है इसमें रैंक कितना है, तो ये तो सारा का सारा 0 है, तो रैंक वाले में तो हम नॉन जीरो लेते हैं, तो ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, मतलब इसमें रैंक कितना है, इसमें आपको लोग का रैंक है, रैंक इसमें कितना है, रैंक ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, रैंक को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ठीक है, रैंक को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं रो ऑफ ए, ठीक है, रो ऑफ ए कितना, नॉन जीरो कितना है 1 और 2, तो यानी कि 2, ठीक है। तो इसमें रैंक कितना है 2, इसमें नलिटी कितना है 1। नलिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ 0 रो, ठीक, और रैंक मतलब क्या, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ठीक है। तो आप लोग का एक थ्योरम भी है इसमें, और इस थ्योरम पर जो क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या है थ्योरम, थ्योरम क्या है कि रैंक ऑफ किसी मैट्रिक्स का रैंक और उसी मैट्रिक्स का नलिटी का नंबर अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाता है। दिस इज द थ्योरम इन दिस चैप्टर, ठीक है। थ्योरम क्या है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसमें उसका रैंक और उस मैट्रिक्स में उसका नलिटी, अगर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक। देखिए इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए ये रैंक कितना है इस मैट्रिक्स में 2, तो रैंक 2, इसमें नलिटी कितना है 1, तो 1। देखिए तो ये 3 आ गया, ये 3 आप लोग देख लीजिए, ये जो मैट्रिक्स है ये 3x3 का है, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है 3x3 का है, और देखिए यहाँ 3 आ गया। ये क्या है, थ्योरम है, और इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस क्या, आप लोग को ऑर्डर दे देंगे, एक नंबर में क्वेश्चन आप लोग को ऑर्डर दे देंगे, और नलिटी का दे देगा, रैंक पूछ देगा, रैंक दे देगा, नलिटी दे देगा, ऑर्डर पूछेगा। इसमें से कोई एक मिसिंग रहेगा, 2 दिया रहेगा, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि 15 मार्क्स में भी पूछ देता है क्या, रैंक आप लोगों को खुद निकालना है, रैंक निकालने के बाद नलिटी फाइंड करने के लिए भी बोल देता है, तो रैंक निकाल लीजिए, अगर आपको ऑर्डर पता है तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यह क्या होता है, नलिटी फाइंड करने का, ये इस थ्योरम से हम नलिटी फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ
कि कितना उस मैट्रिक्स में कितना रैंक है, उस मैट्रिक्स में कितना नलिटी है, दोनों को ऐड करिए तो वह ऑर्डर के बराबर आ जाता है। क्लियर है? यहाँ बस इतना ही कॉन्सेप्ट था इसमें। अब हम लोग को एक दो क्वेश्चंस बनाकर देखेंगे कि किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से रैंक को फाइंड किया जाता है। कॉन्सेप्ट का अगर बात करें तो इस चैप्टर में बस इतना ही कॉन्सेप्ट है जहां से आप लोग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है? और मैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस लेकर आए पहले ही बात कर चुका हूँ। ठीक है? किसी और दिन लेकर आएंगे जिसमें शॉर्ट टाइप, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग रैंक को फाइंड करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग एक दो एग्जांपल से लेकर क्वेश्चंस को लेकर समझते हैं। ठीक है? अगर मैं क्वेश्चंस का बात करूं तो पहला जो क्वेश्चन है 15 मार्क्स का क्वेश्चन, सारा हम लोग 15 मार्क्स के बारे में बात करेंगे। ठीक? फाइंड द रैंक ऑफ given matrix and also reduce into normal form। ठीक है? also reduce into normal form मतलब क्या कि आप लोग का यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका पहले रैंक फाइंड करिए और रैंक फाइंड करने के बाद जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करिए। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है अभी हम बात कर चुके हैं। ठीक? तो ये आप लोगों का 15 मार्क्स में, सॉरी मैं कब से 15 बोल रहा हूँ, 10 मार्क्स में क्वेश्चन। ठीक है? 10 मार्क्स या 15 मार्क्स, जिस तरह से पैटर्न, मतलब ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ठीक है? लॉन्ग टाइप्स। अब जितने भी मार्क्स है कोई यूनिवर्सिटी सेट करे, सभी यूनिवर्सिटी का अलग रहते हैं। ठीक है? तो अभी हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई आप लोग का कोई भी आप लोग का क्या है यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे 1 2 3 1 4 2 2 6 5। ठीक है? ये आप लोग का क्वेश्चन है। ठीक? ये आप लोग का क्वेश्चन है। ये जो मैट्रिक्स है इसमें पहले आप लोगों को क्या फाइंड करना है, रैंक फाइंड करना है। इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करिए और फिर ये जो रैंक जो निकल जाएगा उसके बाद इस मैट्रिक्स को हम लोग को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है? ध्यान से एक एक स्टेप देखेंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक? अब देखिए रैंक फाइंड करते हैं हम लोग दो तरीके से। ठीक? रैंक फाइंड करते हैं हम लोग दो तरीके से। रैंक अगर हम लोग को निकालना है किसी भी क्वेश्चन को तो हम लोग को दो तरीके से निकाल सकते हैं। क्या है? पहला है डिटरमिनेंट फॉर्म। पहला क्या है? डिटरमिनेंट फॉर्म बाय डिटरमिनेंट प्रोसेस या फिर बाय डिटरमिनेंट फॉर्म में बोल दीजिए। ठीक है? और दूसरा क्या है? दूसरा है बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है? बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक? पहला जो है बाय डिटरमिनेंट फॉर्म, दूसरा है बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग क्लास 12 में पढ़ चुके हैं। इससे लॉन्ग क्वेश्चंस भी 12th के बोर्ड में आते हैं। ठीक है? लेकिन फिर भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को कितना याद होगा। ठीक है? तो अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये डिटरमिनेंट फॉर्म से कैसे निकालते हैं। डिटरमिनेंट फॉर्म से निकालने के लिए क्या होता है, पहले इसका हम लोग को डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। ठीक? इसका पहले हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालिए, डिटरमिनेंट निकालिए। तो ये कोई A इक्वल मैट्रिक्स है, अगर हम लोग A को मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने जाएंगे तो कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट? ये फर्स्ट नंबर को हम लोग बाहर लिखते हैं। ठीक? 1 और ये इनटू, इसको हम लोग ऐसे ढकते हैं और ऐसे जिस नंबर को हम लोग लेंगे उसका रो को और उसके कॉलम को ढक देंगे तो ये वाला 4 बचेगा। ठीक? तो फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस मल्टीप्लाई में से इसको घटा देते हैं। ठीक है? क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक लेवल का है। ठीक? इसको हम कंसीडर किए तो इसको ढकते हैं तो आपको ये 4 बचा। इस 4 में से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, माइनस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ हो जाएगा 20 4 5 20 माइनस 12। ठीक? उसके बाद हम लोग सेकंड वाले को लिखते हैं। ठीक? सेकंड नंबर माइनस में होता है हमेशा, तो यहाँ पर हम लोग माइनस में लिखेंगे -2। फिर इसको ढक लीजिए ऐसे, तो ये और ये बचेगा। तो 5 1 जा 5 माइनस 2 2 जा 4, 5 1 जा 5 माइनस 2 2 जा 4। क्लियर है? ये अब लास्ट में ये नंबर बचा 3 को हम लोग प्लस में लिखते हैं, 3 का हम लोग प्लस में लिखते हैं और ऐसे हम लोग ढक लेंगे। जिस नंबर को लेंगे उसके कॉलम को ढकिए, उसके रो को ढकिए। क्या बचा? 1 4 2 6, तो 6 1 जा 6 माइनस 2 4 जा 8।
तो 6 1 जा 6 माइनस 2 4 जा 8। क्लियर है? क्लियर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, 20 माइनस 8 20 माइनस 12 8 8 1 जा 8 8 माइनस 4 माइनस 5 1 1 इंटू 2 2। ठीक है। और यहां देखिए 6 माइनस 8 माइनस 2 6 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6। ठीक है। यहां देखिए 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर किसी भी डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का उसका डिटरमिनेंट अगर 0 आता है, अभी हम लोग इस फॉर्म को देख रहे हैं। ठीक, तो इसका डिटरमिनेंट कितना है? 0 आ गया। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है, इफ, इसको लिखते चलेगा, इफ मैट्रिक्स ऑफ एनी डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स विल बी 0। ठीक है, अगर 0 आता है तब जो उसका जो रैंक होगा वह उसके ऑर्डर से इक्वल होगा या फिर उसके ऑर्डर से कम होगा। ठीक, तो इसका ऑर्डर कितना है? 3 है। 3 इंटू 3 है, 3 इंटू 3। तो इसका इतना तो हम फिक्स हो गए कि इसका जो रैंक आएगा वह या तो 3 आएगा या फिर 3 से कम आएगा। अब कितना आएगा ये हम लोग समझने जा रहे हैं। तो ये हम लोग का क्या है? 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। ठीक, तो इसमें से एक घटाइए 2, तो हम लोग किसी माइनर को चूज करते हैं जो 2 इंटू 2 हो। ठीक, इसमें हम लोग इस माइनर को लेते हैं। इसमें कितने माइनर बन सकते हैं? 4 माइनर। एक तो ये माइनर बना, एक आप लोग का यहां से यहां बन जाएगा। ठीक, एक आप लोग का यहां से यहां बनेगा, फिर आप लोग के यहां से यहां बनेगा। ठीक, तो इसमें 4 माइनर बनेगा। इसमें से अगर कोई भी एक माइनर का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, इसमें से किसी भी एक माइनर का एटलीस्ट डिटरमिनेंट ऑफ वन माइनर अगर 0 आता है, तब क्या होगा? इसका रैंक 2 होगा, इसका रैंक 2 होगा। चलिए, तो हम लोग इसका बात करते हैं, इस माइनर का बात करते हैं। ठीक, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 4 1 जा 4 4 1 जा 4 माइनस 2 4 1 जा 4 2 1 जा 2, यानी कि 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ? यह 0 के इक्वल नहीं है। 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो इसका क्या होगा? इसका आप लोग का रैंक क्या होगा? 2 होगा। अगर ये 0 के इक्वल हो जाता तो फिर रैंक 3 हो जाता। ठीक, लेकिन एटलीस्ट कोई भी 1 नॉन 0 होना चाहिए। ठीक है, इसमें 4 माइनर है, अभी तो हम एक ही माइनर को फाइंड किया। अगर ये 0 हो जाता, तो फिर हम लोग अगला माइनर को चेक करते। कोई भी एक माइनर जो है वह नॉन 0 होना चाहिए। सॉरी, कोई भी एक माइनर का डिटरमिनेंट नॉन 0 होना चाहिए। अगर उस एक माइनर का डिटरमिनेंट नॉन 0 है, तब क्या है कि इसका जो रैंक है वह 2 होगा। क्लियर? ठीक है, लेकिन हम लोग इस मेथड से इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम क्वेश्चंस है। और ये जो बाय डिटरमिनेंट मेथड ये बहुत ही शॉर्ट में बना देता है, तो मार्क्स टीचर्स देते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। ये मैं बस बता दिया आप लोगों को नॉलेज के लिए कि आप लोग कोई ऐसा क्वेश्चन जो बहुत बड़ा आ गया, ठीक है, ये तो 3 into 3 ऑर्डर क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 into 4 ऑर्डर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर उस टाइप का क्वेश्चन आता है तब उसमें आप लोग बाय डिटरमिनेंट फॉर्म निकाल सकते हैं। बाय डिटरमिनेंट फॉर्म के लिए क्या था? जो भी पहले मैट्रिक्स था उसका बाय डिटरमिनेंट निकालिए। अगर वो 0 आ जाता है तो उसके ऑर्डर से बराबर है, फिर ऑर्डर से कम रैंक आता है। लेकिन एग्जैक्ट कितना आता है? तो जितना भी ऑर्डर का वो दिया हुआ है मैट्रिक्स, उससे एक कम ऑर्डर का उसमें से माइनर चूज करिए। जितना भी माइनर होगा उसमें से सारे माइनर्स का डिटरमिनेंट फाइंड करिए। अगर किसी एक माइनर्स का भी डिटरमिनेंट नॉन 0 आता है तो जितना ऑर्डर का वो आप माइनर लिए थे उतना ही उसका रैंक होगा। ठीक, तो इसमें से इसमें हम लोग 2 into 2 ऑर्डर का माइनर लिए थे और इसका एक नॉन 0 आ गया, 2 आया आंसर। ये नॉन 0 है, यानी कि इसका रैंक क्या होगा? 2 होगा। इसका रैंक क्या होगा? 2 होगा। क्लियर है? अभी हम लोग सब ये हम लोग का था डिटरमिनेंट मेथड। ठीक, लेकिन हम लोग को एग्जाम में करना क्या है? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक, तो अभी हम लोग सीखेंगे, इसको बहुत ही बारीकी से समझेंगे। ठीक, तो अभी क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर हम लोग इसको मिटाते हैं और फिर समझते हैं बाकी एलिमेंट्री रो जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे हम लोग ज्यादा अच्छा से समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस को हम लोग फिर से यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? 1 2 3 1 4 2 2 6 5। क्लियर है? अब चलिए, अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। डिटरमिनेंट मेथड देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के लिए इसको हम लोग पहले इक्लोन फॉर्म में चेंज करना होगा। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं बताया हमको व्हाट इज रैंक,
तो द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो ये तो इक्लॉन फॉर्म में नहीं है, ठीक। तो इसको हम लोग पहले इक्लॉन फॉर्म में चेंज करेंगे, और ये 3x3 का मैट्रिक्स है, और 3x3 का मैट्रिक्स का इक्लॉन फॉर्म कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक। सॉरी, ये तो मैं नॉर्मल फॉर्म लिख दिया, इक्लॉन फॉर्म। तो इक्लॉन फॉर्म कैसा होगा, इसका इक्लॉन फॉर्म कैसा होगा, फर्स्ट वाला रो सेम होता है, तो 1 2 3। अब इस फर्स्ट रो के नीचे वाला 0 हो जाएगा, और ये आपका सेम रहेगा 4 4 2, ठीक। अब इसका नीचे वाला 0 हो जाएगा, इसके नीचे वाला भी 0 हो जाएगा, और ये आपका सेम रहेगा 5, ठीक। दिस इज द इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको पहले क्या करना है, इसको इसमें चेंज करना है, इसको जो है इसमें चेंज करना है, कन्वर्ट करना है बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसको आपको पहले इसमें चेंज करना है, उसके बाद आप लोग को फाइंड करना है कि कितना रैंक आया है। क्लियर है। अगर आप लोग मतलब ये कि अगर कोई भी 3x3 ऑर्डर का है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी क्या है 3x3 ऑर्डर का है, ठीक, ऐसा 3x3 ऑर्डर का, तो आप लोग पहले यहां 0 करिए, यहां 0 करिए, और यहां 0 करिए। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहां 0, यहां 0 और यहां 0। अगर ये 3 जगह 0 हो जाता है तो दिस इज द इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो इसका हम लोग को रैंक फाइंड करना है, इसको पहले हम लोग इक्लॉन फॉर्म में चेंज करेंगे। इक्लॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए यहां 0 करना है, यहां 0 करना है, यहां 0 करना है। कैसे करना है, ऑपरेशंस लगाएंगे, इसमें ऑपरेशंस करेंगे। ऑपरेशंस कैसे करते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक। इसका रैंक फाइंड करना है, रैंक फाइंड करने के लिए पहले इक्लॉन फॉर्म में चेंज करेंगे, इसको 0 करेंगे, ये खुद इक्लॉन फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो देख लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसको हम लोग को 0 करना है, सबसे पहले हम लोग को इसको 0 करना है। तो इसको हम लोग 0, सिर्फ इसी को आप देखिए, ठीक। ये आप लोग का फर्स्ट वाला होता है R1, सेकंड वाला होता है R2, और थर्ड है R3। क्लियर है, क्लियर। तो इसको हम लोग क्या करना है, पहले हम लोग को इसको 0 करना है। ये तो 1, ये तो सेम ही रहेगा, इसको 0 करना है। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, 0 करना है। इसको 0 कैसे कर सकते हैं, कुछ ऑपरेशन सोचिए। तो इसको हम लोग 0 कर सकते हैं इससे माइनस करके, इसको हम लोग 0 कर सकते हैं इससे माइनस करके। तो अगर मैं ऑपरेशन लगा दूं R2 में, R2 माइनस R1, ठीक। अगर मैं R2 में ऑपरेशन करता हूं, R1 से माइनस कर देता हूं, तो देखिए तो क्या होगा, देखिए क्या होगा। ये हम R2 में ऑपरेशन किए तो बाकी सब सेम, तो ये 1 2 3 सेम हो जाएगा, और नीचे वाला भी सेम ही रहेगा, 2 6 5 भी सेम रहेगा। लेकिन चेंज क्या होगा, R2 वाला। तो R2 में क्या चेंज हुआ है, R2 को हम लोग R1 से माइनस करना है। तो R2 को 1 को R1 से माइनस करिए, मतलब 1 को 1 से माइनस करिए, और जो आएगा यहाँ पर लिखिए। यही है आप लोग का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये ऑपरेशन हर मेथड में लगाना है, ठीक। तो R2 माइनस R1, तो इसमें हम लोग इसको हम लोग माइनस करेंगे 1 से, तो 1 को 1 से माइनस किए तो 0, फिर इसको माइनस करेंगे 4 को 2 से, तो 4 को 2 से माइनस करेंगे तो 2, फिर हम लोग 2 को 3 से माइनस करेंगे तो -1, ठीक। ये आप लोग का आया इस ऑपरेशन से, ठीक। अब देखिए हमारा ये टारगेट पूरा हो गया। अब इस टारगेट को पकड़ना है, इस टारगेट को, ठीक। अब हम लोग को यहाँ वाला 0 करना है, मतलब कि हम लोग को अब इस एलिमेंट को 0 करना है, ठीक। तो कैसे 0 कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ 2 है। अब हम लोग को कुछ रो में ही करना है जिससे ये 0 हो जाए, ठीक। तो कैसे, हम मान लीजिए कि हम लोग को R3 में चेंज करना है, और R3 में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो R3 माइनस, अगर R3 माइनस यहाँ 2 है, 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया जाता है, 0 हो जाएगा ना। कुछ भी आप करिए, रो में करिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करो R1 में, और घटा दो, माइनस कर दो, ठीक। R3 में से माइनस कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2, और यहाँ पहले से 2 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा घटा देने पर। तो आइए हम लोग इस ऑपरेशन को करते हैं यहाँ पर। अब हम लोग नेक्स्ट इस ऑपरेशन करते हैं, R3 में चेंज करते हैं, और R3 माइनस 2R1। क्लियर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये हम R3 में चेंज करें, बाकी सब सेम 1 2 3। इसको हम लोग देख लीजिए 0 2 -1। R3 में चेंज करें, R3 को माइनस करें 2R1 से, R3 को माइनस करें 2R1 से। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए मन में, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 1 को 2 से करेंगे तो 2, और इसमें से घटाना है, यानी कि 2 - 2 0, ठीक है। इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करिए 4, और इससे घटाना है,
R3 से घटाना है, R3 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 माइनस 4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 4 2। ठीक, अब यहाँ देखिए यह 5 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 3 2 जा 6, तो 5 माइनस 6 माइनस 1, ये आपका हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो मेरा ये टारगेट भी कंप्लीट, देखिए यहाँ पे 0 आ गया। अब इस टारगेट पे चलते हैं, अब इस टारगेट पे चलते हैं, मतलब अब इसको 0 करना है, अब इसको 0 करना है। तो इसको 0 तो आसानी से हम लोग को दिख रहा है, तो अगर इसको 0 करने के लिए इससे हम लोग माइनस कर देते हैं, इसको 0 करने के लिए इससे माइनस कर देते हैं। आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसको 0 करने के लिए इससे भी माइनस कर सकते हैं, ये भी तो 2 ही है, कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो माइनस हो जाएगा इसे, तो ये जो 0 था अगर माइनस कर देंगे 1 से, तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। कुछ आप लोग को ऐसा करना है कि जो आप लोग पिछला ऑपरेशन किए हैं उसमें कुछ भी बिगाड़ नहीं हो, कुछ भी सुधार नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको इससे करेंगे, तो 0 ये 0 माइनस होगा, तो यहाँ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ 0 करना है, तो एक और ऑपरेशन लगाते हैं, क्या R3 को चेंज करते हैं और R3 को घटा देते हैं R2 से। ठीक, तो R3 को चेंज कर रहे हैं तो R1 और R2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 2 3 0 2 -1, और R3 में चेंज कर रहे हैं। R3 में चेंज कैसे कर रहे हैं, R3 को R2 से माइनस कर रहे हैं, R3 को R2 से माइनस कर रहे हैं, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0, और -1 और -1, ठीक है, -1 माइनस -1, तो -1 माइनस प्लस और 1 0। ठीक, यहाँ कैसे हुआ, यहाँ हुआ -1 माइनस इंटू -1, तो -1 प्लस 1, ये 0। क्लियर है, क्लियर। तो ये देखिए अब हम लोग का ये टारगेट भी पूरा हो गया, यह क्या हुआ, इक्लोन फॉर्म में आ गया। ठीक, अब रैंक का मतलब क्या था, रैंक क्या था, रैंक, व्हाट इज रैंक, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लोन फॉर्म, ठीक, ये इक्लोन फॉर्म आ गया। इसमें नॉन जीरो रो कितना है, देखिए तो ये तो पूरा का पूरा 0 रो है, ये तो पूरा का पूरा 0 रो है, तो ये 0 रो हो गया। ठीक, तो इसको नॉन जीरो नहीं लेंगे, ये सब देखिए तो नॉन जीरो रो है, हाँ है, क्योंकि ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये पूरा नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो 1 नॉन जीरो 2। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वह 2 होगा। क्लियर है, इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वह 2 होगा। अब इसी में अगर क्वेश्चन मेंशन आता कि इस मैट्रिक्स का नलिटी भी निकालिए, इस मैट्रिक्स का नलिटी भी निकालिए, व्हाट इज नलिटी, नलिटी मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ 0 रो इन अ मैट्रिक्स। तो इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ 0 रो तो एक ही है, जो इसमें सारा का सारा 0 हो, ये 0, इसमें आपका नंबर ऑफ नलिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि आप उसका ऑर्डर भी फाइंड करिए, तो इस दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 + 1 3 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक, वो तो हम लोग देख के भी निकाल सकते थे, लेकिन बाय थ्योरम अगर यूज करें तो कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैं नलिटी भी समझा दिया और रैंक भी समझा दिया। ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो, 3x3 का मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में चेंज करते हैं पहले, इक्लोन्स। अगर मान लीजिए 4x4 मैट्रिक्स का रहता तो 4x4 रहता, तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 0 करते, इसको 0 करते, इसको 0 करते, इसको 0 करते, इसको 0, और फिर उसके बाद इसको 0। ठीक, पहले ये टारगेट, फिर ये टारगेट, ये वाला। तो हम लोग इस 6 एलिमेंट को 0 करते हैं, तब ये इक्लोन फॉर्म में आता। ये 3x3 का मैट्रिक्स था, इसलिए हम लोग इसको 0 के, इसको 0, इसको 0 0 0 0, ये आप लोग का इक्लोन फॉर्म का मैट्रिक्स। ठीक है, इक्लोन फॉर्म बता रहे हैं। इसमें पहले आप लोग को कन्वर्ट करना है, ऐसे ऐसे ऑपरेशंस को लगाकर, उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद क्या है, उसके बाद आपको कन्वर्ट करने के बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो देख लेना है। जैसे इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो देख लिए, दिस इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, और यही मेथड, यही कॉन्सेप्ट आपका सारे क्वेश्चंस में यूज होगा। ठीक, यही रैंक निकालने के लिए, नलिटी निकालने के लिए, जहां पे इक्लोन फॉर्म आया उसमें नलिटी देख लीजिए, नंबर ऑफ जीरो रो, एंड रैंक देख लीजिए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। क्लियर है, रैंक और नलिटी क्लियर। अभी मैं इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐड किया था, नॉर्मल फॉर्म में भी रिड्यूस करना है। मतलब ये जो आपका आंसर आया, इसको क्या करना है, रिड्यूस इनटू नॉर्मल फॉर्म, इसको रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में। ठीक, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। बस लास्ट चीज है, बस बने रहिए। आप लोग का मैं आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो आप लोग का जो आया आंसर, वो इसको हम लोग को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके दिखाना है। नॉर्मल फॉर्म में बस रिड्यूस करके दिखाना है।
क्या आया है यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं 1 2 3 0 2 -1। जो हम लोग को आंसर फाइंड करना था वो निकल गया है, लेकिन लास्ट आप क्वेश्चन में देखे होंगे नीचे में लिखा होता है रिड्यूस इनटू नॉर्मल फॉर्म। ठीक, तो उसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म में फाइंड कर लेते हैं 0 0 0। इसको नॉर्मल फॉर्म में फाइंड करना है। तो नॉर्मल फॉर्म 3, ये 3 × 3 का ऑर्डर क्या है, तो 3 × 3 ऑर्डर का नॉर्मल फॉर्म कैसा होता है, तो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, क्लियर है, कुछ इस तरह से नॉर्मल फॉर्म, यानी कि इसको जो है इसमें कन्वर्ट करना है आप लोग को ऑपरेशंस यूज करके। ठीक, तो जब भी हम लोग नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए ऑपरेशन यूज करते हैं तो वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। कॉलम, अभी तक हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, लेकिन अब नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 यहाँ 1, ठीक है, यहाँ 0 0 0 0 0 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, यानी कि इतना तो पहले से ही चेंज है। हम लोग को चेंज क्या करना है, हम लोग को इसको चेंज करना है, इतना लाना है। ठीक है, इसको हम लोग को चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस, अभी मैं क्या बोला कि नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो ये देखिए, ये होता है C1, ये होता है C2, ये होता है C3। ठीक, तो अभी हमको यहाँ पर क्या करना है, 2 0 लाना है, यहाँ पर क्या करना है 0 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 लाना है, तो इसको हम लोग इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, यानी कि C2 को चेंज करेंगे, C2 - 2C1, C2 को चेंज करेंगे C2 - 2C1, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ 1 यहाँ हो जाएगा आप लोगों का। C2 चेंज कर रहे हैं ना, तो ये 0 0, ये तो आपका सेम रहेगा। ठीक है, ये लास्ट वाला भी आप लोग का सेम रहेगा 0। ठीक है, और यहाँ पर चेंजेस आएंगे, क्या आएंगे, C2 में से माइनस करिए C1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको माइनस करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई किए 2 2 - 2 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई 0 0 - 2 2 ही रहेगा, और ये आपका 0 रहेगा। देखिए यहाँ भी 0 आ गया, ये 0 आ गया। अब यहाँ क्या करना है, 1 करना है, यहाँ क्या करना है 1 करना है। ये 1 कैसे आएगा, ये 1 कैसे आएगा, ये आप लोग को सोचना है। उससे पहले हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग क्या करना है, इसको क्या करना है 0 करना है। ठीक, तो आइए हम लोग एक और ऑपरेशन लगाते हैं। अगर C3 में ऑपरेशन लगाते हैं, C3 में C1 को क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करके उससे माइनस कर दीजिए, C3 - 3C1। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग माइनस कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 0 2 -1 नहीं -1, हाँ -1, क्यों -1, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 रह जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो -1। ठीक, और यहाँ पर 0 0 0। ठीक, इस तरह से ऑपरेशन आप लोग करते जाएंगे, और ये लास्ट में आप लोग देखेंगे कि ये जो है इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यही जो इस बस फॉर्म में लाकर दिखा देना है, मेन जो आंसर हम लोग को फाइंड करना था वह आ चुका है। अब इसको हम लोग बस नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर रहे थे, तो आज इस वीडियो में हो जाएगा। इसको हम जब आगे बढ़ाएंगे ना, इसमें भी 0 हो जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप लोग का जो 15 मार्क्स फिक्स होते हैं, अगर ये 15 मार्क्स में आता है तो 15 मार्क्स फिक्स है, अगर 10 मार्क्स में आता है तो 10 मार्क्स फिक्स है, लेकिन आएगा तो जरूर। क्लियर है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, अगर अभी तक आप लोग देख रहे हैं, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आप लोग इंटरेस्टेड है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और चैनल से जुड़े रहिए। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े आज रैंक को फाइंड करना, रैंक क्या होता है उसके बारे में पढ़े, प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक पढ़े, फिर नॉर्मल फॉर्म को समझे, इक्लॉन फॉर्म को समझे, नलिटी को समझे, और इन सबको कैसे फाइंड करते हैं क्वेश्चंस में समझे। मैं एक और क्वेश्चंस लेकर आया था, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो रही है, मैं कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो बनाऊं, उसमें एक और क्वेश्चंस को सॉल्व करूं। चलिए ठीक है, तब मिलते हैं किसी नए वीडियो में फिर से एक नए दोस्त के साथ, और तब तक इसको कंप्लीट कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ क्योंकि ये सच में इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इससे आए हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। थैंक यू सो मच।